का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों ने किया योगाभ्यास। सीएम धामी बोले योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। देहरादून में 19 जून को विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम। पीएम मोदी विज्ञान भवन से करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। देश भर में 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए नामी ने गठित की कमेटी। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा, 2 महिलाओं की मौत। हादसे में कई यात्री घायल। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य। शिक्षकों की नौकरी पर गहराया संकट। फॉर्मूला तय नहीं कर पाया विभाग। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की सभी तैयारियां पूरी। पहला दल 6 जुलाई 2026 को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। 500 श्रद्धालु 10 दलों में यात्रा करेंगे। खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने नैनीताल के प्रसिद्ध और पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र चाइना पीक पर स्थित वन चौकी के भीतर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। डेफो नैनीताल को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में सदस्य सचिव ने बताया कि 14 जून 2026 को ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने खुद देखा कि वन चौकी पर तैनात एक वन रक्षक वहां मैगी, प्लास्टिक की बोतलों में बंद पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्कुट जैसी चीजें बेच रहा था। पूछताछ करने पर वन रक्षक ने दावा किया कि उसके पास इसकी आधिकारिक अनुमति है, जिसके बाद प्राधिकरण ने मामले की कानूनी और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जिसको नैना पीक भी कहते हैं, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफ़ी प्रसिद्ध जगह है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। मुझे भी इस तरह की उत्सुकता हुई, मैंने भी सोचा कि मैं एक बार घूम के आता हूँ। 14 तारीख संडे था तो मैंने ट्रैक किया 14 तारीख को अपने बेटे के साथ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ फॉरेस्ट की एक चौकी थी। तो चौकी में हमने देखा कि वो चौकी में जो बीट कर्मचारी होगा या जो भी होगा, कोई एक कर्मचारी कार्यरत था और वो लगातार लोगों को पानी की बोतल, मैगी, बिस्किट्स, चिप्स, ये सारी चीज़ें बेच रहा था। लोग खा भी रहे थे, गंदगी भी फैला रहे थे। उत्तराखंड के कालाडूंगी में नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर में कुल 29 लोग सवार थे और सभी यात्री उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इस्लामाबाद नगर के निवासी हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान देश भर के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पूरे नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे। 19 जून को सायं 5 बजे से ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और विज्ञान भवन में नई दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम से पूरे देश भर से करीब 200 स्थानों से लाइव जुड़ा जाएगा, जिसमें लोकल भविष्य निधि कार्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के जो क्लस्टर्स हैं वहाँ से लाइव कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। इसी क्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय देहरादून के द्वारा भी कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह अपने शासकीय आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर हाल ही में ही सामने आई घटनाओं को लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी ने सभी समुदायों, स्थानीय लोगों और यात्रियों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी शांतिप्रिय संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है तथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। कि उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए निर्धारित समय सीमा तय करने समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जो जिला पूर्ति अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नए आय मानक तय करेगी। विभाग की बैठक में हमारे सस्ता गल्ला विक्रेता उनकी जो एसोसिएशन है, उनका जो फेडरेशन है, उनके पदाधिकारियों के साथ में भी बात हुई। उनके कुछ विषय जो लगातार रेज कर रहे थे, तो उन विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो लाभांश और भाड़े की धनराशि है वो नवंबर माह तक मिले जाने की बात कही गई थी और उसके बाद में जो है वो धनराशि अभी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई, जिसको लेकर विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय और राज्य सरकार की विकास योजनाओं महत्वपूर्ण भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सचिवालय सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य करता है, जहां नीतियों का निर्माण और विकास योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि सरकार की जितनी नीतियां हैं वो नीतियां हमारे सचिवालय में बनती हैं। उनका समाधान निकाला जाए। आपके साथ बैठकर भी जो है हम इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं सचिवालय संघ शासन और जनता के बीच का बहुत मजबूत सेतु है। यहाँ पर सारी नीतियाँ बनती हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए भी एक पूरा कार्यक्रम बनता है। इसलिए एक कार्यकारिणी बनी है और निश्चित रूप से कार्यकारिणी को बनाने का काम सचिवालय परिवार का है। मैं सारे सचिवालय परिवार को नई कार्यकारिणी बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग नई कार्यसूची और नया कार्य विभाग राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और समय समय पर जो भी बातें होंगी आपस में कम्युनिकेशन बनाते हुए राज्य की उन्नति कैसे हो, राज्य की जो चुनौतियां हैं। देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। देहरादून में टेरी, गढ़वाल और नैनीताल में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में दिन भर कई स्थानों पर बारिश का दौर सक्रिय रह सकता है। खबर खटीमा से है, जहां पर स्लॉटर हाउस के टेंडर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने साक्ष्य सहित वीडियो जारी कर टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा टेंडर उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदार को दिया गया, जिससे कि स्थानीय हित प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बाहरी ठेकेदार को काम मिलने से बांस और आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मांस का दाम 250 रुपये प्रति किलो था, जिसे आधार मानकर नया रेट तय किया जाना चाहिए। वहीं अब 360 रुपये प्रति किलो तक कीमत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब और सब लोग इन्हीं लोगों की मिली भगत है। इन्हीं लोगों ने टेंडर कराया है और इतना महंगा हो गया, गरीब जनता परेशान हो गई है। शादी के लिए बहुत परेशान है लोग, गरीब आदमी खाएगा क्या। हमारी मर्जी है, हम किस भाव बेचे। वीडियो हमारे पास है, उनकी साहब वीडियो भी दिखा दो, वीडियो का है, वीडियो भी है और मोबाइल अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं 340 रुपये का तो यार रेट ही नहीं। 340 रुपये क्यों बेच रहे हो? 340 का तो रेट ही नहीं है। मस्जिद करने तो अगर फ्री में बिक जाएगा तो फ्री में थोड़ी बेचोगे तुम। 340 का तो रेट ही नहीं है। नहीं, 340 का जब रेट नहीं है तो आप कैसे बेचोगे? और सुनो मेरी बात, कल तुमने 360 रुपये घोष दिया। विज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो स्लॉटर हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। इस संबंध में नगरपालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। इसको लेकर देखिए, इन्होंने इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ जब मीट बिकता था तो 240-250 रुपये का रेट हुआ करता था। इन लोगों ने मीट का रेट बढ़ाया, कुछ दिन मीट बंद रहा, उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव लाओ 320 रुपये का मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया। और इनने जब बात कही थी कि 320 से कोई भी ज़्यादा बेचेगा मीट तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सहमत नहीं थे। 320 में हमारी ख्वाहिश थी कि 250 या 260 या 240 ही बिके। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में PMLA 2002 के तहत लगभग 13.83 करोड़ रुपए की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल रूप से अटैच किया गया है। ईडी ने 13.83 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि उत्तराखंड पुलिस ने साल 2011-12 से साल 2016-17 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में धोखाधड़ी और पैसा गबन करने को लेकर मुकदमा लिखाया था और इसके बाद मामला ईडी के पास पहुंचा। ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत इंक्वायरी की गई। तब पता चला कि कई निजी शिक्षण संस्थानों ने SC/ST छात्रवृत्ति में बड़ी गड़बड़ी की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में PMLA 2002 के तहत लगभग 13.83 करोड़ रुपए की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल रूप से अटैच किया। ये कार्रवाई ईडी के देहरादून सब जोनल ऑफिस ने की। ये पैसा उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग ने जारी किया गया। SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी के अनुसार जांच में आगे पता चला कि कॉलेज मैनेजमेंट और स्टाफ के कंट्रोल में स्टूडेंट्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोले गए और चलाए गए। कई स्टूडेंट अकाउंट खोलने के लिए कॉलेज के कर्मचारियों के कॉमन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। एडमिशन और बैंकिंग फॉर्मेलिटीज को आसान बनाने के लिए बिचौलियों को रखा गया। ऐसे अकाउंट में ही जमा की गई स्कॉलरशिप की रकम बाद में इंस्टीट्यूशन को वापस ट्रांसफर कर दी गई या कैश में निकाल ली गई। जांच में मनिका शर्मा का नाम भी सामने आया, जो स्कॉलरशिप फंड को दूसरी जगह लगाने के काम करती थी। शर्मा संबंधित संस्थानों और सोसाइटियों के कामकाज को संभालती थी। स्कॉलरशिप फंड को शिक्षण सोसाइटियों, ट्रस्टों और संबंधित संस्थाओं के अलग अलग बैंक खातों में घुमाया जाता था ताकि पैसों के स्रोत को छुपाया जा सके। साल 2011 और 12 में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं भाजपा इस घोटाले का जिम्मेदार कांग्रेस में रहे उन शीर्ष नेताओं को बता रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने नेताओं पर लगे आरोप को पूरी तरीके से निराधार बताते नजर आ रहे हैं। काफी साल हो गए हैं, इसमें जांच चल रही है, CBI की भी जांच चल रही है और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ SIT की जांच चल रही है। और इस विषय को लेकर के हम लोग माननीय मंत्री भारत सरकार के पास भी गए थे। मैंने कहा ये जांचें तो चलती रहेगी, किंतु साथ साथ जो छात्रवृत्ति से वंचित है उनको पुनः छात्रवृत्ति शुरू कर दी जाए। ये माननीय भारत सरकार के मंत्री जी से हमने कहा और उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंतराल में इसमें हम कोई ना कोई समाधान। उत्तराखंड का अंदर का सबसे पहला तो ये मिशन रहा है कि हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। वही जो छात्रवृत्ति घोटाला जो उत्तराखंड में जो सामने आया है, ये घोटाला आज का नहीं बल्कि ये कांग्रेस के टाइम से भी और उससे पहले बीजेपी के टाइम से भी है। अब यूँ कहें कि जब इस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी तो दोनों सरकारें मौन रही हैं और इस पर किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें स्पष्ट ये है कि इस घोटालों से जहां एक और SC/ST के लोगों को, उनके जो छात्र थे, उन छात्रों को बड़ा आर्थिक जो सहयोग मिलता था वो नहीं मिल पाया है। छात्रवृत्ति घोटाले का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का स्पष्ट बिल्कुल ऐलान है, आप कार्रवाई करिए जो लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई में पिक एंड चूज मत करिए। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये रूलिंग पार्टी का आती है, ये ऑपोजिशन का आदमी है, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ बराबर की कार्रवाई करिए, एक ही तराजू में तोलिए। अरे भाई किसका था बिहाइव, सबको मालूम है। कपूर साहब का परिवार, हरबंस कपूर साहब विधायक रहे 8 बार, अजय विधायक, उनकी धर्मपत्नी विधायक, और उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में इतना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ 5 करोड़ से ज़्यादा का।
ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े जो एक महत्वपूर्ण मामले में एक राजनेता के 14 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया है। सुनने में आया है कि इसके तार उत्तराखंड में भी फैले हुए हैं और यहाँ उत्तराखंड में भी उनके कुछ इंस्टीट्यूट थे। इससे पहले भी उत्तराखंड में एक SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के 2019-20 में जांच हुई थी। SIT का गठन हुआ था जिसमें कुछ सफेदपोश नेताओं के बच्चों के नाम से कॉलेजों के नाम निकल करके आए। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला जिसमें देवभूमि शर्मसार हुई थी, कांग्रेस और बसपा की सरकार थी। उस समय सुरेंद्र राकेश जी कैबिनेट मंत्री थे और उन्हीं की उपस्थिति में ये इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसकी जांच लगातार चल रही है और प्रमोशन में आरक्षण भी उसी समय खत्म हुआ था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि 3 तिलंगे होंगे नंगे, 3 तिलंगे होंगे नंगे, सुरेंद्र राकेश, प्रीतम सिंह चौहान और यशपाल आर्य। कुल मिलाकर जांच में पता चला है कि इन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है। इससे वेलफेयर स्कीम का मकसद ही खत्म हो गया। ईडी ने लगभग 13.83 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। इन संपत्तियों में हरिद्वार और रुड़की में मौजूद फिक्स्ड डिपॉजिट खाते, जमीन और सेक्शन, संस्थागत बिल्डिंग शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों का घोटाला बिना सरकार में रहे जिम्मेदार के माध्यम के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में जांच एजेंसियां घोटालों के पीछे रहे सफेदपोश बेनाम चेहरों को भी तलाशने में जुटी हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।